हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 11 से रिलेटेड अकाउंटेंसी से रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 8 रहेगा, बैंक समाधान विवरण मीन्स बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण बोलते हैं। तो बैंक समाधान विवरण होता क्या है स्टूडेंट, इसी के साथ में मैं आपको साथ में ये भी बताती हुई जाऊंगी कि ये हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला चैप्टर है और ये कितने नंबर का हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप इसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो सभी अपने नोट्स के लिए अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठे ताकि आपको पता रहे कि ये बैंक समाधान विवरण आज के लिए हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे और बताएंगे कि इसमें किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बैंक समाधान विवरण है। बैंक समाधान विवरण क्या होता है स्टूडेंट? प्राय सभी जो व्यापारी बैंक में अपना चालू खाता रखते हैं, उनके जो लेन देन बैंक के साथ होते हैं वह अपनी रोकड़ बही में लिखते रहते हैं और इसी प्रकार बैंक में अपने लेजर में ग्राहक खाता रखता है और उन लेनदेनों को ग्राहक के खाने में लिखता रहता है। ग्राहक के खाते की नकल बैंक पासबुक के रूप में अथवा एक मासिक खाता विवरण के रूप में ग्राहक के पास भेजता रहता है। तो इस प्रकार के लेन देन को ही क्या कहा जाता है? जो ग्राहक द्वारा रोकड़ बही में लिखे जाते हैं वही लेन देन बैंक द्वारा पासबुक और मासिक खाता विवरण में लिखे जाते हैं। अतः रोकड़ बही के बैंक खाने की बाकी और पासबुक के बाकी जो रहती है वो दोनों की ही समान होनी चाहिए, परंतु प्राय ऐसा नहीं होता। क्या होता है स्टूडेंट कि रोकड़ बही में जो बाकी होती है और पासबुक की जो बाकी होती है दोनों में अंतर पाया जाता है। तो दोनों की जो बाकियां होती है यह अंतर प्राय उन लेन देनों का कारण बन जाता है जो किसी विशेष यानी कि तिथि विशेष तक रोकड़ बही में लिख दिए गए हैं, परंतु जो पासबुक में नहीं लिखे गए हैं वे पासबुक में लिख दिए जाते हैं। तो यानी कि जो चीज़ छूट जाती है उसको लिख देते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी अप्लाई होती है जहां पर हमें ये यूज़ करना पड़ता है कि मान लिया कि हमारे बैंक में पैसा जमा करा, वहाँ पर लेन देन हम कर रहे हैं और हमारी पासबुक में वहाँ पर एंट्री नहीं हुई है, तो उसका एंट्री हम बाद में भी करा सकते हैं। तो लेकिन उसका जो रोकड़ बही में नहीं लिखे हैं, इसके अतिरिक्त यदि रोकड़ बही में अपने पासबुक के लेन देन में कोई अशुद्धि हो जाती है यानी कि गलती से कहीं लिख दिया जाता है तो दोनों की पुस्तक में बाकी समान नहीं होती। तो ऐसे व्यापारियों के लिए क्या चीज आवश्यक होती है कि समय समय पर अपने रोकड़ बही का पासबुक से मिलान करता रहना चाहिए, जिससे यदि रोकड़ बही और पासबुक में कोई अशुद्धि ना हो ठीक प्रकार से किया जा सके और पासबुक में मिलान का विवरण भी बनाया जा सके। उसी को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट? बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। तो स्टूडेंट आपने समझा, मैंने कहा जब कोई चालू खाता हम लेन देन करते हैं और जितना ही लेन देन हम करते हैं उन लेन देनों को जो ग्राहकों के खाते में लिखा जाता है, चाहे वो मासिक हो, ईयरली हो, ठीक है, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, जितने भी दिन का हो, वो उसका विवरण हम जितना भी खाते में कर रहे हैं वो बिल्कुल शुद्धि तरीके से करना चाहिए। अगर कोई अशुद्धि हो रही है उस अशुद्धि को ठीक करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? बैंक समाधान विवरण की जरूरत होती है। तो हम इसका बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बैंक समाधान विवरण का अर्थ। इसी के साथ में इसकी एक डेफिनेशन भी देख लीजिए स्टूडेंट कि बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट किए गए शेष ग्राहक की जो रोकड़ पुस्तक में आई हुई बैंक की बाकी का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र भी कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? आरजी विलियम्स ने कहा था। तो स्टूडेंट एक डेफिनेशन भी इसके याद कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत बार ये आता है कि बैंक का अर्थ बताइए यानी कि बैंक समाधान विवरण का अर्थ बताइए और उसकी एक डेफिनेशन दीजिए यानी कि इसकी परिभाषा भी बताइए। तो स्टूडेंट दोनों ही ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपरेशन करना, इसका एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे। उसके बाद में स्टूडेंट आता है जो रोकड़ बही होती है, बैंक बाकी और पासबुक में बाकी के जो अंतर के कारण होते हैं वो किस तरीके से अंतर होते हैं। तो व्यापारी ने बैंक के लिए चेक काट कर दिया, मान लिया कि जो व्यापारी है वो भुगतान करने के लिए चेक काट कर दिए परंतु वे ग्राहकों द्वारा भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किए गए। तो स्टूडेंट जब भी ऐसी एंट्री आती है, ये उसका हम डिफरेंट बता रहे हैं, उसका अंतर बता रहे हैं रोकड़ बही का और पासबुक का, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ठीक है, हम इसको लिखेंगे, जब हमारी कोई अशुद्धि हो जाती है उसको शुद्धि करके लिखेंगे और दोनों को ही हम किस तरीके से लिखेंगे? इन चेकों का लेखा रोकड़ बही में तो उसी समय कर दिया जाता है जब वे दिए जाते हैं, परंतु ग्राहकों द्वारा बैंक में उपस्थित न करने के कारण पासबुक में इनका लेखा बैंक समाधान विवरण बनाने की तिथि तक नहीं हो पाता है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट क्या आता है हमारा? चेक संग्रह के लिए
भेजे गए भी, जो चेक संग्रह के लिए यानी कि बैंक में भेजे जाते हैं परंतु संग्रहित नहीं होने के कारण पासबुक में क्रेडिट नहीं किए गए, उनको हम किस तरीके से लिखेंगे। इनका चेक का लेखा रोकड़ बही में तो हो जाता है परंतु क्या होता है स्टूडेंट, जो बैंक समाधान विवरण बनाते हैं उसकी तिथि में पासबुक में नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, यदि पासबुक में नहीं होता है तो हम उसे पासबुक में करेंगे, लेकिन ये हमारा जो खाता अगर रोकड़ बही में है तब हम ये करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। थर्ड नंबर पे है, बैंक द्वारा ग्राहक के जो खाते जमा रकम पर ब्याज दिया गया है वो पासबुक में क्रेडिट किया गया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। तो ऐसे ही इसका लेखा पासबुक में तो हो जाता है परंतु उस बैंक समाधान विवरण के रोकड़ बही में नहीं हो पाता है। फोर्थ नंबर पे जो बैंक के खर्च होते हैं, अधिविकर्ष ब्याज होता है, पासबुक डेबिट किए गए हैं परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं तो उसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पासबुक में हो जाता है, रोकड़ बही में नहीं हो पाता है। तो इसका कंडीशन ये है। फिफ्थ नंबर पे हमारा क्या दे रखा है, बैंक द्वारा ग्राहक के लिए यानी कि भुगतान प्राप्त किए गए जैसे ब्याज, लाभांश, प्राप्य बिल आदि परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं तो इनका लेखा बैंक द्वारा पासबुक में कर तो दिया जाता है परंतु ग्राहक को इसी सूचना कोई भी सूचना न होने के कारण रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हो पाता है। अगर रोकड़ बही का लेखा इसका नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट आप कर दीजिए, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, जो अशुद्धि होती है उसको शुद्ध करना होता है। फिर उसके बाद में 6 पॉइंट है, बैंक द्वारा ग्राहक के आदेश अनुसार भुगतान किए गए जैसे चंदे, बीमे की किस्त, देय बिल आदि परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। ठीक है, और आधा जो मैं अभी आपको ये पॉइंट समझा रही हूँ स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आप क्वेश्चन हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको दोनों तरीके से इसमें बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करने हैं। उसके बाद में 6 पॉइंट का इसमें यहाँ पर कुछ बता रखा है कि इनका लेखा बैंक द्वारा भुगतान किए गए जो पासबुक में कर तो दिए जाते हैं लेकिन परंतु ग्राहक की इसकी सूचना न मिलने के कारण रोकड़ बही में इनका लेखा नहीं हो पाता है। 7 पॉइंट, किसी ग्राहक द्वारा व्यापारी का रुपया न देकर सीधे बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। तो सीधे रुपया न देकर सीधे बैंक खाते में जमा कर देना यानी कि पासबुक में तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, बैंक में इसकी सूचना मिलने पर रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हो पाता है। उसके बाद में इसका 8 पॉइंट है स्टूडेंट, विनिमय विपत्र, हुंडी, चेक और संग्रह के लिए भेजे गए थे, अनादृत हो गए। और ये जब अनादृत हो जाते हैं स्टूडेंट, हमें क्या करना होता है, व्यापारी द्वारा इन्हें बैंक भेजने पर रोकड़ बही में लिख लिया जाता है परंतु इनका अनादरण हो जाने के कारण पासबुक में इनका कोई लेखा नहीं होता। 9 पॉइंट में है, ग्राहकों से प्राप्त चेक बैंक भेजने के लिए रोकड़ बही यानी कि जो रोकड़ पुस्तक में लिख लिए जाते हैं परंतु भूल के संग्रह के लिए बैंक न भेजे जा सके, इनका लेखा पासबुक में नहीं हो पाता है किंतु ये बैंक भेजे ही नहीं गए हैं। फिर उसके बाद में 10 पॉइंट में हम निर्गमित चेक अनादृत हो गए लेकिन रोकड़ बही में अनादरण का लेखा नहीं किया गया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये 10 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। अगर आप इसके अंतर को जानते हैं तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ मैं आपका इसका फॉर्मेट भी बता देती हूँ जो इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है। स्टूडेंट ये फॉर्मेट है बैंक समाधान विवरण का, ठीक है, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन का। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है, मदें लिखी हुई हैं, शेष किसके अनुसार दे रखा है, कैश बुक और पासबुक यानी कि रोकड़ बही और पासबुक के अनुसार दे रखा है। अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, रोकड़ बही, कैश बुक और पासबुक दोनों की तरीके से दे रखा है स्टूडेंट। अब इसे बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे अच्छे से प्रिपरेशन करा, इसी के द्वारा ही आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ये आता है। तो समझिएगा सबसे पहले क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट पे काट कर दिए गए परंतु भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किए गए। तो काट कर क्या किए गए, चेक काट कर दिए गए परंतु भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुए। तो स्टूडेंट जब ये कंडीशन आ जाए तो तब आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देती हूँ, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जो पेमेंट है स्टूडेंट वो हमें करना किस तरीके से, तो जो रोकड़ बही है वो कैश बुक में है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो चेक बुक में हम काट कर तो दे देंगे लेकिन वो भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किए गए हैं तो कैश बुक में तो वो ऐड हो जाएंगे और पासबुक में वो लेस कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट वहां पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ठीक अपोजिट कर देंगे, जो रोकड़ बही है उसको लेस कर देंगे वहां पर और पासबुक में हम ऐड करके दिखा देंगे यानी कि जोड़ करके दिखा देंगे।
सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, चेक आदि संग्रह के लिए बैंक में भेजे गए परंतु संग्रहित नहीं हुए। तो चेक संग्रह के लिए तो भेज दिए लेकिन बैंक में संग्रहित नहीं हुए हैं, यानी कि कलेक्शन नहीं किए गए, बैंक वालों ने कलेक्शन नहीं करा, कलेक्टेड नहीं करा है स्टूडेंट, तो रोकड़ बही में ये चीज़ लेस हो जाती है और पासबुक में ये चीज़ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आप इसे इंग्लिश में बनाना चाहेंगे तो चेक एक्सेट्रा सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर ओवरड्राफ्ट में पूछा जाए यानी कि अधिविकर्ष में पूछा जाए तो याद रखिएगा रोकड़ बही में ये चीज जोड़ दी जाती है और पासबुक में ये चीज क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिटन इन द कैश बुक। तो उसने कहा है कि यदि बैंक में ब्याज दिया गया तो स्टूडेंट जब भी ब्याज की बात की जाए तो वो रोकड़ बही में आपकी ऐड होती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं और उस पर ब्याज लगाया जा रहा है तो वो आपके बैंक में यानी कि आपकी जो पासबुक है यानी कि उसमें ऐड होगा कैश बुक में। उसके बाद पासबुक में ये चीज़ हमारी घटा करके दिखाई जाती है। ओवरड्राफ्ट यदि अधिविकर्ष में बोला जाए तो ठीक अपोजिट होता है। क्या होता है, जो चीज़ ऐड कर दी जाती है रोकड़ बही में वो चीज़ यहाँ पर ओवरड्राफ्ट में लेस कर दी जाती है, घटा दी जाती है और पासबुक में ऐड कर दी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर फोर्थ पॉइंट दे रखा है बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक बट नॉट रिटन इन द कैश बुक, यानी कि बैंक द्वारा लगाए गए व्यय व ब्याज जो रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं स्टूडेंट, वो रोकड़ बही में हम घटा देंगे और पासबुक में उस चीज़ में हम जोड़ करके दिखा देंगे। ये और यदि ओवरड्राफ्ट यानी कि अधिविकर्ष में पूछा है तो वो चीज़ हम घटा करके दिखाएंगे। उसके साथ में हम क्या करेंगे, पासबुक दे रखा है तो हम उसे ऐड करके दिखाएंगे यानी कि जोड़ करके दिखाएंगे। उसी के साथ में यहाँ पर 6 पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट मेड बाय द बैंक बट नॉट रिटन इन द कैश बुक, यानी कि बैंक में जो भुगतान किए गए हैं वो रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं। अगर रोकड़ बही में नहीं लिखे गए हैं तो आप यहाँ पर घटा दीजिएगा जो कैश बुक में दे रखा है और इसी के साथ में पासबुक में वहाँ पर जोड़ करके भी दिखा दीजिए। और ओवरड्राफ्ट यदि पूछा है, ओवरड्राफ्ट में रोकड़ बही में पूछा है तो आप उसे ऐड करके दिखाइएगा यानी कि जोड़ करके दिखाइएगा, पासबुक में घटा करके दिखाना है इस एंट्री को। उसके बाद में 7th पॉइंट है यानी मनी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, जो ग्राहक द्वारा सीधे हमारे बैंक खाते में रुपया जमा हो जाता है वो रोकड़ बही में हम सीधा बैंक में अगर रुपया जमा हो रहा है तो सिंपल सी बात है हमारे जो पासबुक है यानी कि कैश बुक है उसमें तो जोड़ करके दिखा देंगे और पासबुक में हम घटा करके दिखा देंगे। यदि वो अधिविकर्ष में बोला है तो अधिविकर्ष में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उस चीज़ को रोकड़ बही में घटा करके दिखा देंगे और पासबुक में हम क्या करेंगे, हम जोड़ करके दिखा देंगे। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो स्टूडेंट, ये फॉर्मेट आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा आप इसके क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और इसी के द्वारा मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो करके दिखाऊंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम पासबुक में और कैश बुक में किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन यानी कि पॉइंट 8 दे रखा है चेक एक्सेट्रा सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर। अगर चेक यानी कि हमारा डिसऑनर हो जाए, अनादरत हो जाए यानी बैंक संग्रह के लिए भेजे गए थे लेकिन अनादरत हो गए तो आप क्या करोगे, तो जो हमारा शेष है, जो शेष अनुसार है कैश बुक में यानी रोकड़ बही में हम उसे घटा देंगे और पासबुक में हम उसको जोड़ करके दिखा देंगे। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट में हम रोकड़ बही की बात करें तो वहाँ पर हम जोड़ करके दिखाएंगे और पासबुक में हम घटा करके दिखा देंगे। इसी तरीके से जो 9th पॉइंट है चेक एक्सेट्रा डिबिटेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, चेक इत्यादि रोकड़ बही में डेबिट किए गए परंतु बैंक में नहीं भेजे गए। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे अगर ये चीज दे दी जाए, आप रोकड़ बही में ये घटा करके दिखाओगे शेष के अनुसार, उसी तरीके से आप पासबुक में क्या करोगे, जोड़ दोगे। लेकिन इसका ठीक अपोजिट यदि ओवरड्राफ्ट में बोला जाए तो ओवरड्राफ्ट में आप जोड़ दोगे और उससे क्या कर दोगे, पासबुक को घटा करके दिखा दोगे। 10th पॉइंट में क्या बोला है, चेक इश्यू एंड डिसऑनर बट नो एंट्री बट मेड इन कैश बुक फॉर डिसऑनर। तो डिसऑनर करने के लिए बोला है, अनादरत करने के लिए बोला है। जो अनादरण हो रहा है, निर्गमित चेक अनादरत हो गया लेकिन रोकड़ बही में अनादरण का लेखा नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है रोकड़ बही में तो कर दो स्टूडेंट, जोड़ दो और पासबुक में घटा करके दिखा दो। और ओवरड्राफ्ट में ठीक अपोजिट करना है, आपको घटाना है पासबुक रोकड़ बही में और पासबुक में जोड़ देना है। इसके बाद में स्टूडेंट हमारी जो 11th एंट्री आ रही है, यदि हमारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए
क्या पूछ लिया जाए, एनी रॉन्ग एंट्री इन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, यानी कि पासबुक में जो डेबिट पक्ष होता है वो कोई अशुद्ध प्रविष्टि तो नहीं है। अगर अशुद्ध प्रविष्टि है तो आप क्या करोगे, रोकड़ बही में घटा दोगे और पासबुक में जोड़ करके दिखा दोगे। ठीक इसी तरीके से यदि ओवरड्राफ्ट की बात की जाए यानी कि अधिविकर्ष की बात की जाए तब आप क्या करोगे, रोकड़ बही में जोड़ करके दिखाओगे और पासबुक में घटा करके दिखाओगे। यहाँ पर 12 पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एनी रॉन्ग एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, जो पासबुक में क्रेडिट पक्ष में कोई भी अशुद्ध प्रविष्टि होती है तो यानी कि अशुद्ध एंट्री जो भी हो सकती है उसको आप किस तरीके से बनाएंगे, रोकड़ बही में हम उसको जोड़ करके दिखाते हैं, पासबुक में हम उसे घटा करके दिखाते हैं। ठीक इसी तरीके से यदि अधिविकर्ष की बात की जाए, ओवरड्राफ्ट की बात की जाए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कैश बुक में वो चीज़ घटा देंगे और पासबुक में हम जोड़ करके दिखा देंगे। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मेट है आपसे क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि आप बैंक समाधान विवरण का फॉर्मेट बनाकर दिखाइए, तो ये क्वेश्चन आपका लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का आता है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। क्रियात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनको बोलते हैं। एक व्यापारी की रोकड़ पुस्तक के अनुसार उसकी बैंक बाकी, जो बैंक बाकी है वो 31 दिसंबर 2019 को 7500 रुपये थी। रोकड़ पुस्तक के जांचने पर यानी कि पुस्तक के जांचने पर प्राप्त यानी कि जो ज्ञात हुआ है कि वो क्या हुआ है, 500 रुपये और 700 रुपये चेक जो बैंक में 31 दिसंबर को जमा किए गए थे उनकी रकमें अगले वर्ष 2 जनवरी को तक जमा नहीं हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट रोकड़ पुस्तक में जमा नहीं हुई तो आप क्या करोगे, ये हम क्या लिखेंगे, पासबुक में हम यहाँ पर क्या दिखा, वो रोकड़ पुस्तक में जब हम एंट्री बनाएंगे वो नीचे घटा करके दिखा देंगे क्योंकि रोकड़ पुस्तक में तो जमा नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 600 और 800 रुपये और 1200 रुपये के जो चेक 28 दिसंबर को बैंक पर लिखी गए थे, ठीक है, लिखी किए गए थे, वह 3 जनवरी तक बैंक में पेश नहीं हुए थे। तो बैंक में पेश नहीं हुए, इसके अतिरिक्त बैंक में पासबुक 31 दिसंबर को 125 ब्याज के जमा हुए थे। तो 600, 800 और 1200 रुपये की बात की गई है स्टूडेंट। यदि ये दिया हुआ है बैंक में, भाई बैंक में लिखे गए थे तो हमारा अगर बैंक में लिखा गया है तो आपके ये यानी कि आपके खाते में एक तरीके से जमा हो गए हैं, व्यापारी के खाते में जमा हो गए हैं, तो इसे हम जोड़ करके दिखाएंगे। उसके बाद में जो ब्याज की राशि है हमेशा जो जमा की गई थी, ब्याज हमारा जुड़ता है तो ब्याज की राशि भी हम जोड़ के दिखा देंगे। उसके बाद में उसी तिथि को बैंक व्यय ने 10 रुपए के उसके नाम पर पड़े थे, इन दोनों की रकमों का उल्लेख रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ था। तो यानी कि बैंक व्यय, यानी कि व्यय किसे बोलते हैं स्टूडेंट, खर्चे को बोलते हैं। तो खर्चा जो होता है स्टूडेंट वो हम क्या करते हैं, घटा करके दिखाते हैं, तो हम इसे घटा करके दिखा देंगे। उसके बाद में आप 31 यानी कि दिसंबर 2019 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। तो स्टूडेंट ये था आज का क्वेश्चन और क्वेश्चन आपने अच्छे से देख ही लिया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन हम बार बार नहीं दिखाएंगे, मैंने अभी आपको समझाया है कौन सी चीज जोड़नी है, कौन सी चीज घटानी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं इसी के साथ में आपको बता दूं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण भी बोलते हैं, ठीक है। जो डेट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है हम वही डेट यहाँ पर डाल देंगे। पार्टिकुलर्स यानी कि हमारा विवरण होता है अमाउंट धनराशि और अमाउंट धनराशि। यहाँ पर 3 कॉलम बनेगा, एक कॉलम जो हमारा ये बन रहा है वो विवरण का बनेगा यानी कि पार्टिकुलर्स का बनेगा, दूसरा हमारा धनराशि डेबिट की और क्रेडिट की। यहाँ पर इस तरीके से हम जोड़ करके एक तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो हमारी धनराशि दोनों साइड की दे रखी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कॉलम है, 1 2 3। तो इस तरीके से हमने 3 कॉलम हमने यहाँ पर बनाए हैं और उन तीनों कॉलम को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन्हीं पर हम क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई गई होगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था हम वो लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक व्यापारी की रोकड़ पुस्तक के अनुसार उनकी बैंक बाकी यानी कि जो बैंक बाकी है 31 दिसंबर 2019 को 7500 रुपये दी थी, ठीक है। जो 7500 रुपये थी वो उसके लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर बैंक बैलेंस लिखेंगे। किसके उस पे बोला है, एज पर पे बोला है, तो यहाँ पर लिख दीजिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे हम, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है।
कितने रुपए दे रखा है, इस वाली राशि में हम नहीं लिखेंगे, टोटल राशि में हम यहाँ पर स्टूडेंट दिखाएंगे। जो हमारा टोटल है वो कितना है, 7500 रुपये बोला है, 7000 यानी कि 500 रुपये यहाँ पर बोला है। उसके बाद में स्टूडेंट क्या बोला है ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दो तरीके आपको यानी कि ऐड वाली जितनी भी है एंट्री मैं आपको बता दूं, जितनी भी जोड़ी जाती है स्टूडेंट एंट्री वो हमारी कहाँ पर लिखी जाती है, ऊपर, ठीक है। और जो भी हम घटाएंगे एंट्री वो हम नीचे लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में, ठीक है। तो आप यहाँ पर हाफ करके एक तरीके से देख लीजिएगा कि जो हमारा ऐड है वो हम ऊपर लिखेंगे और जो लेस है वो हम नीचे लिखेंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या बोला है, रोकड़ पुस्तक के जांचने पर ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ है कि 500 रुपये और 700 रुपये के चेक जो बैंक में 31 दिसंबर को जमा किए गए थे उनकी अगली रकम 2 जनवरी तक जमा नहीं हुई। तो जमा नहीं हुई है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम लेस लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेस लिख देते हैं। चलिए लेस हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसने बोला है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी चेक यानी कि 500 रुपये और 700 रुपये का जो चेक था वो जमा किया गया था, लेकिन अगली रकम 2 जनवरी तक जमा नहीं हुआ है, ठीक है। 2 जनवरी तक नहीं जमा हुआ है, 31 दिसंबर की यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर 2 जनवरी की वो दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ स्टूडेंट, चेक सेंट टू द बैंक बट नोट येट। क्या कर रहे हैं, कलेक्टेड कर रहे हैं स्टूडेंट। कलेक्टेड कितने रुपए हैं हमारे रेट, 500 रुपये और 700 रुपये। तो घबराइएगा मत स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है। आप अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी कराइए, तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी हिंदी अभी यहीं पर ही, कि जो बैंक हमारा यानी कि यहाँ पर जमा करने के लिए नहीं बोला है, आप उसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक में जमा नहीं हुए हैं, यानी कि बैंक में कलेक्टेड नहीं किए गए हैं। तो कितने रुपए हैं, 1200 रुपये। 500 और 700 दोनों को जोड़ देंगे, 1200 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे समझ में। उसके बाद स्टूडेंट क्या किया गया है, 600 रुपये, 800 रुपये और 1200 रुपये के जो चेक 28 दिसंबर को बैंक में किए गए थे, वो 3 जनवरी यानी कि 3 जनवरी की बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर लास्ट था हमारा, लेकिन यहाँ पर 2 जनवरी में पेश नहीं हुए थे, ठीक है। 31 दिसंबर में ही पेश किए गए थे, 28 दिसंबर में पेश हो गए थे, यानी कि 31 दिसंबर से पहले पेश हो गए थे। यहाँ पर दे रखा है ना 31 दिसंबर, लेकिन वहाँ पर क्या बोल दिया, 28 दिसंबर, इससे पहले कर दिए गए हैं, यानी कि वो ऐड करे जाएंगे, ठीक है। तो 600 रुपये, 800 रुपये और 1200 रुपये हम वो जोड़ देंगे, जो बैंक में पेश नहीं किए गए लेकिन फिर भी वो बैंक में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो क्या कर देंगे, हम उन सबको जोड़ देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम ऐड लिख देंगे। चलिए, चेक इश्यूड but not presented for payment, रेट कितने रुपए थे स्टूडेंट, 600 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 1200 रुपये। भाई 600 रुपये, 800 रुपये और 1200 रुपये ये हमारे कहाँ दे रखे हैं, बुक में ही दे रखे हैं। अभी इन सबको जोड़ देंगे, 12, 8, 20 और 6 कितने होते हैं, 26, यानी कि 2600 रुपये हमारा यहाँ पर दे रखा है। 2600 को क्या लिखेंगे, 2600 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट क्या बोला है क्वेश्चन में, 31 दिसंबर को 125 रुपये ब्याज में जमा हो गए। तो 31 दिसंबर को जमा हुए हैं तो ब्याज लग गया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट yet एंटर्ड इन, किस में बोला है, कैश बुक में बोला है ना स्टूडेंट, कैश बुक में। तो मैं फिर से बता देती हूँ, जिसे हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकता है। जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक यहाँ पर दे रखा है। आप यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बैंक ब्याज भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितने रुपए लिखेंगे स्टूडेंट, 125 रुपये।
फिर जैसे ही मैंने यहाँ पर चेक इश्यू बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बोला था 600-800 ये बैंक में पेश कर दिए गए हैं, ठीक है। तो बैंक में पेश कर दिए गए हैं यानी कि बैंक में जमा कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हमारा क्या दे रखा है, बैंक में व्यय 10 रुपये उनके नाम पर पड़े थे, यानी कि व्यय उनके खर्चे भी पड़े थे, तो हम खर्चे क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं स्टूडेंट, लेस कर देते हैं, ठीक है। तो लेस कर देंगे, तो क्या लेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक चार्ज, जो बैंक चार्ज हम पे लगाया गया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बैंक चार्जेस नॉट yet entered in the कैश बुक। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कैश बुक, ठीक है। कितने रुपए, ओनली 10 रुपये। तो अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन मैंने लगभग लिख दिया है। इन दोनों की रकमों का उल्लेख रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ था। आप 31 दिसंबर 2019 में बैंक समाधान विवरण में बनाइए। तो इसके आगे सिर्फ ये लिखा है। तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या है, स्टूडेंट हमें अब सिर्फ ये करना है, जो ऐड है वो ऐड करके लिख देंगे और जो लेस वो लेस कर देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप जितना अच्छे से समझेंगे उतना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2600 दे रखा है और 125 दे रखा है, तो 26 और 125 को हम जोड़ करके कहाँ लिख देंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे इनके सामने। तो 5, 2 का 2, 6 और 1 7 और 2 का 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, जो 7500 है और 2725 है उसको हम जोड़ देंगे, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 10,225 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, जो हमारी ये अमाउंट आई है निकल करके, उस अमाउंट को हमने जोड़ दिया यहाँ पर। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो घटाने वाली अमाउंट है उसे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कहाँ लिख देंगे, इस साइड, इस वाली अमाउंट में, यानी कि धनराशि में लिख देंगे। तो 1200 और 10, 1200 और 10 कितने होते हैं स्टूडेंट, 1210 होते हैं, यानी कि 1210 होते हैं। अब स्टूडेंट मैंने कहा ये तो हमारे जोड़ने वाले हैं, ठीक है, ये वाली अमाउंट हमारी जोड़ने वाली है, और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा, लेस लिखा हुआ है, यानी कि घटाने वाली। तो 1210, 10,225 में से 1210 को हम घटा देंगे। घटाने के बाद में स्टूडेंट हमारा क्या आएगा, देखिए 5 में से 0 गई, 5 बचा, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बची, और यहाँ पर 10 में से 1 गया, क्या बचा स्टूडेंट, 9 बचा, ठीक है, इतना बचा है। अब ये हमारा 9015 आ रहा है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब 9015 तो यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, ठीक है, इसका जो आंसर है हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हमने यहाँ पर कैश बुक लिखा है स्टूडेंट, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, पासबुक लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर हम कैश बुक में बना रहे हैं तो पासबुक लिखेंगे, और पासबुक में बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कैश बुक लिखेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन आई हो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं स्पीडली आपको बता देती हूँ, आप जिससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहले में हमसे पूछा गया था भाई 500 और 700 रुपये जो चेक बैंक में 31 दिसंबर को जमा किए गए थे, 31 दिसंबर को जमा किए गए थे, लेकिन उसने अगले वर्ष में जमा करने के लिए बोल दिया 2 जनवरी में। तो और यहाँ पर कितनी डेट दे रखी है स्टूडेंट, 31 दिसंबर दे रखी है, यानी कि अगले साल के लिए बोल दिया 2 जनवरी में। तो हमारा तो जमा हुआ ही नहीं है, वो घट गया है, तो हमने उसे क्या कर दिया, लेस कर दिया, उसको घटा दिया। उसके बाद में स्टूडेंट 600 रुपये और 800 रुपये 1200 रुपये की चेक 28 दिसंबर में यानी कि 31 दिसंबर से पहले जमा किए गए थे, तो वो हमने जोड़ दिए, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या बोला है, 31 दिसंबर में 125 रुपये का ब्याज लगा, 31 दिसंबर में लगा है स्टूडेंट, तो हम जोड़ देंगे ब्याज को, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट, अगर 31 दिसंबर के बाद कोई डेट दे रखी है तो वो हम उसको घटाएंगे, ठीक है। जितनी भी अमाउंट आएगी वो हम घटा देंगे, और 31 दिसंबर से पहले या 31 दिसंबर की बात की गई है वो हम जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन इतना आसान था स्टूडेंट। अगर वीडियो को आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।